अ, भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जिसको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक का लिखा गया है। जिसमें से अनुच्छेद 12 जो कि राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा जो है कि अनुच्छेद 12 के अलावा अनुच्छेद 36, 152, अनुच्छेद 36 जो है वो भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 152 जो है भाग 6 में आता है, और अनुच्छेद 12 जो है भाग 3 में आता है। इन 3 अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो राज्य की परिभाषा का इसमें ये उल्लेख है, मतलब राज्य की परिभाषा बताइए कि मतलब किन किन तत्वों को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे भारत सरकार और संसद को राज्य में शामिल किया जाता है, राज्य सरकार और विधानमंडल को, स्थानीय पदाधिकारियों को और अन्य पदाधिकारियों को। ठीक है, ये अनुच्छेद 12 हो गया। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का प्रहरी कहा गया है, मतलब संविधान का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा, उसका निर्णय जो होगा वो मान्य होगा। ये अनुच्छेद 14 के अनुसार बोला गया है। 2 का और का में है कि विधि के समक्ष समता, खा में विधि का समान संरक्षण। का समक्ष समता का, विधि के समक्ष समता का तात्पर्य होता है कि विधि के सामने सभी बराबर हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है, किसी का पद कानून से ऊपर नहीं हो सकता। मतलब कुछ नियमों में अपवाद हो सकता है, जैसे कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को छोड़ के हम किसी को भी कानून से ऊपर नहीं मानते, मतलब सब कानून की नज़र में बराबर है। विधि का समान संरक्षण, इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब वर्गों के बीच विभेद हो सकता है, किंतु वर्ग के बीच विभेद नहीं हो सकता। मतलब जैसे कह रहे हैं कि एससी है और जनरल है, तो जनरल और एससी में विभेद हो सकता है, लेकिन जनरल अगर ओनली है, 2 जनरल है, तो जनरल के अंदर विभेद नहीं होगा। मतलब वर्गों में विभेद हो सकता है, लेकिन वर्ग के अंदर विभेद नहीं हो सकता। अनुच्छेद 15 आते हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इसमें भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। कुछ 6 क्लासेस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि पहला क्लास है कि राज्य केवल मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। मतलब 5 आधारों को छोड़कर अन्य आधारों पर विभेद कर सकेगा, इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। मतलब जाति, धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, अन्य पर विभेद कर सकता है। यह भारत के नागरिकों के साथ नहीं, अनागरिक या विदेशियों के साथ भी किया जा सकता है, मतलब विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का 2, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति, मतलब अन्य कोई एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो अन्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं कर सकता। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 15 का 2 कहता है। अनुच्छेद 15 का 3, जो राज्य है महिलाओं और बच्चों हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किया जा सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने प्रसूति शिक्षा, प्रसूति सहायता, मतलब निःशुल्क प्रसूति सहायता, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये स्पेशल इनके लिए प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 15 का 3 कह रहा है। अनुच्छेद 15 का 4 कहता है कि प्रथम संविधान संशोधन में अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया था। इसके अंदर 1951 में इसमें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से विकसित वर्ग, अविकसित वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का या आरक्षण का प्रावधान है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। शिक्षण संस्थानों में जो है प्रवेश के लिए इसी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 15 का 5 कहता है कि सभी निजी शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को छोड़कर आरक्षण का प्रावधान है। मतलब सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होगा, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण जो संस्थान होंगे उनमें आरक्षण लागू नहीं होगा। 6 कहता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों जैसे EWS, मतलब इकोनॉमिकल वीक सेक्शन को जो है शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाता है। 15/6 में इसको जो है 15/6 में इसको जोड़ा गया है 2019 में 103वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब आता है 16वां अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता देगा। फिर अनुच्छेद 16 का 2 कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता के अंतर्गत राज्य द्वारा कोई जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान, उद्भव, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 का 3 कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि राज्य की किसी भी वैकेंसी में कैंडिडेट को उसी राज्य का होना अनिवार्य घोषित कर सकती है।
अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण इसी में दिए गए हैं। 4 के 2 सब क्लॉजेज हैं, 4 का ए और 2। 16 4 का 1 का और खा। का में है SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण, खा में है विकलांग वैकेंसी और कैरी फॉरवर्ड रूल या अग्रचयन का सिद्धांत। 16 के 5 में है कि धर्म के मामले में विभेद का आरक्षण है, में विभेद किया जा सकता है। मतलब अगर कोई एक धर्म की बात हो रही है, जैसे हिंदू धर्म की बात हो रही है, तो हिंदू का ही आरक्षण, मतलब हिंदू ही उसमें ऐड किए जाएंगे। EWS को 10% का आरक्षण नौकरी में भी 16 के 6 में। 17 में अप्रशुता का सिद्धांत है। 18 कहता है कि सेना शिक्षा के अलावा अन्य उपाधियों का अंत, मतलब सेना और शिक्षा के अलावा अन्य उपाधियां कोई भी धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 के काम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब किसी को बोलने की, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत जोड़ा गया है। राष्ट्रध्वज फहराने की, चुप रहने का अधिकार, धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने, सूचना का अधिकार और बंद व हड़ताल प्रति नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का में है। अनुच्छेद 19 का में शांति व पूर्ण व निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार है। शांति से आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अस्त्र और शस्त्र लेकर वहाँ पे आप युद्ध नहीं कर, मतलब सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। सिख कृपाण लेके जा सकते हैं सम्मेलन में। गा 19 की गा में है कि संगम, संघ या संगठन बनाने का अधिकार। कोई भी संघ या संगठन बनाया जा सकता है, कोई भी नागरिक बना सकता है। अपवाद में आएगा सेना और वैश्य हैं, ये संगठन नहीं बना सकती। अनुच्छेद 19 का घ राज्य और या भारत में अबाध रूप से घूमने का अधिकार, मतलब कोई भी नागरिक यहाँ पर भारत में अबाध रूप से या फिर राज्य में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था में बाधा या फिर उसको रोका, मतलब कोई समस्या नहीं करे तब। हर जगह घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, लेकिन जनजातीय हित को देखते हुए। उसके बाद आता है राज्य या भारत में कहीं भी घूमने या बस जाने का अधिकार है। बसने का अधिकार, निवास का स्थान, आवास की स्वतंत्रता है, किंतु जनजातीय हित में आवास या निवास बनाने से रोका जा सकता है। 19 के चा में जो है वो निश्चित है, क्योंकि उसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। 19 का छा आता है। छा में कहता है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार का अधिकार है, मतलब कोई भी व्यापार, व्यवसाय या आजीविका या वृद्धि अपनाने की स्वतंत्रता है, किंतु अलग अलग कारणों से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे एकाधिकार के रूप में, अगर सरकार की कोई वैकेंसी है या सरकार ने उसको रखा है तो आप उसमें एकाधिकार नहीं कर सकते, किसी की आस्था को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये जो है इसमें अपवाद है। अनुच्छेद 20 आता है। अनुच्छेद 20 में अपराध हेतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 देता है। अनुच्छेद 20 के 1 में है कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि से पहले अपराधी घोषित नहीं कर सकते आप। जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। 20 का 2 एक अपराध हेतु एक ही सज़ा, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए एक ही प्रकार की सज़ा दी जा सकती है। 20 का 3 स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्यता नहीं, जिस भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया गया है और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। 21 अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 21 के अंतर्गत बहुत सारे और अन्य भी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि सांस लेने की स्वतंत्रता, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें 20 में ऐड किया गया। अनुच्छेद 21 में ऐड किया गया। 21(1) में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21 का में है। फिर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण रहता है। 22 का 1 और 2 है सामान्य दंड विधि। 3, 4, 5, 6, 7 में निवारक निरोध दंड विधि के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार बेगार प्रतिबंध लगाना, मतलब कि किसी का भी आप व्यापार, किसी भी व्यक्ति का आप व्यापार नहीं कर सकते, उसका बेगार मतलब बिना उसको कुछ दिए, मतलब उसके जो उसका काम के बदले में जो उसको मिलनी चाहिए धनराशि, उसको दिए बगैर अगर आप उससे काम करा रहे हैं तो बेगार है, वो आप नहीं करा सकते, उसमें प्रतिबंध है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत
फैक्ट्री, कारखाने, खतरनाक कार्यों से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाना। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो आप उन्हें फैक्ट्री में, कारखानों में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते, या आप कार्य ही नहीं कर सकते उनसे। ऐसा अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 24 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, मतलब कोई व्यक्ति अपने ईश्वर या आराध्य के साथ जिस भी प्रकार संबंध स्थापित करना चाहे कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 25 का 1 कहता है। अब 25 का 2 कहता है कि अपने धर्म को मानने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति भय से रहित, उसको कोई भय ना हो और वह अपने धर्म की अभिव्यक्ति करता रहे या अपने धर्म को माने, वो अनुच्छेद 25 के 2 में आता है। अनुच्छेद 25 का 3 पूजा, आस्था और समारोह में अपने धर्म प्रदर्शन का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म का हो या जिस भी धर्म को मानता हो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको अपना धर्म अपनाने हेतु प्रेरित या बाध्य आप नहीं कर सकते हैं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की उसको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के समुदाय से स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कर और शुल्क में अंतर। मतलब कर किसी सेवा के बिना अनिवार्य धन की वसूली, अतः कर देने को कुछ प्राप्त हो ऐसा आवश्यक नहीं, किंतु शुल्क देने वाले व्यक्ति को आवश्यक रूप से कुछ प्राप्त होता है। राज्य द्वारा किसी धर्म उत्थान हेतु कर नहीं लगा सकते, ना ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 27 में आएगा। अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग न लेने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा उपस्थित न होने हेतु स्वतंत्रता, वो उपस्थित हो या नहीं हो उसके लिए वो स्वतंत्र है। वित्त पोषित या आर्थिक सहायता वाले शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 29 में 2 क्लॉजेज आते हैं। अनुच्छेद 29 1 में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 1 में 30 में कह रहा है कि वित्त पोषित राज्य के द्वारा या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी भी नागरिक को जाति, धर्म या मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर आप रोक नहीं सकते उसको। ये अनुच्छेद 29 में आता है। अल्पसंख्यकों को 2 के हितों के लिए के संरक्षण है तो 2 प्रावधान किए हैं। पहला कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बना के रख सकता है। दूसरी बात है कि राज्य के द्वारा पोषित जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर आप उनकी जाति, धर्म, लिंग या फिर भाषा के आधार पर रोक नहीं सकते। अब आता है अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन हेतु अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने, प्रशासन करने का अधिकार है। दूसरा कि शिक्षण संस्थान को आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है अगर राज्य के द्वारा, तो किसी शिक्षण संस्थान को आर्थिक सहायता से धर्म या भाषा के आधार पर वंचित आप नहीं रख सकते। यह अनुच्छेद 30 में आता है। अनुच्छेद 31 अब निरसित हो गया है। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, किंतु अब यह विधिक अधिकार हो गया है। भाग 12 को अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है, या भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 31 में नहीं आता है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता देता है। मतलब जैसे भीमराव, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो संविधान है उसकी आत्मा अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है। मतलब मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 को रखा गया है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और किसी राज्य द्वारा या व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जबकि 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत जा सकता है। स्वेच्छा, मतलब वो स्वेच्छा से निर्भर है कि वो 32 में के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर 226 के तहत हाई कोर्ट जाएगा। ये अनुच्छेद 32 है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या सहृदय कहा है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी
प्राप्त प्रदान करता है। ये मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 वेरी इंपॉर्टेंट।